ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थप्पड़ खाते ही मनीषा जोर से जमीन पर गिर गई। मनीषा फटी हुई आंखों से हैरानी से गौतम की ओर देखने लगी। गौतम ने अपने हाथ की छड़ी जमीन पर पटकी और गुस्से से लाल आंखों से नीचे पड़ी मनीषा से पूछा, बेशर्म औरत, बता मुझे, यह कामनी किसकी औलाद है? गौतम गुलेरिया के मुंह से यह सवाल सुनते ही मनीषा के सर पर जैसे अचानक ही बिजली गिर गई थी। अपने हाथों से अपने शरीर को गौतम से दूर घसीटते हुए मनीषा ने धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रहे गौतम से कहा, यह क्या सवाल कर रहे हो तुम? कामनी तो तुम्हारी ही। इससे पहले कि मनीषा अपनी बात पूरी कर सकती, गौतम ने अपनी छड़ी से जोर से मनीषा की टांग पर वार किया। जमीन पर गिरी मनीषा अपनी टांग पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी, अरे मार दिया मुझे, मार दिया। यह क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। लगता है क्या दिखाया है इसने तुम्हें, जो इस तरह से मेरे साथ जानवरों की तरह पेश आ रहे हो? बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती हुई मनीषा फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई और दौड़कर इंस्पेक्टर अब्बास के पास जाकर खड़ी हो गई। मनीषा ने हैरानी से अनिका की ओर देखते हुए अनिका से पूछा, अरे बेशर्म लड़की, क्या कहा है तुमने ऐसा जो यह मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? मुस्कुराती हुई अनिका ने मनीषा से कहा, मैंने तो बस उन्हें एक डीएनए रिपोर्ट दिखाई है जिसमें लिखा है कि कामनी इनकी बायोलॉजिकल औलाद नहीं है। बस इतनी सी बात को लेकर शायद वह गुस्सा हो गए हैं। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर मनीषा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बिना हिले डुले अनिका को फटी आंखों से देखने लगी। गौतम ने नजर मिलाने की अब मनीषा में हिम्मत नहीं रही थी। तभी धीरे से मनीषा के पास आकर गौतम ने भारी आवाज में पूछा, बता बेशरम औरत, सच क्या है? कामनी किसकी औलाद है? मनीषा दौड़कर इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे यह लड़की झूठ कह रही है तुमसे। तुम्हें बेवकूफ समझती है वह, इसलिए तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। अनिका ने फिर से मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में मनीषा से कहा, वह इतने भी बेवकूफ नहीं है। अगर उन्हें मेरे दिए गए डीएनए रिपोर्ट पर विश्वास ना हो तो अपने किसी पहचान के लैब में जाकर रिपोर्ट निकलवा लेंगे। तब तो उन्हें जरूर तसल्ली हो जाएगी कि कामनी उनकी सगी बेटी नहीं है। तरस तो मुझे आज उन पर आ रहा है जिन्होंने पिछले कई सालों से पापा कहकर बुला रही थी। आज एक ही पल में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को गवा दिया। अनिका का ताना सुनकर गौतम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। गौतम ने अपनी छड़ी घुमाई और मनीषा की ओर चलने लगे। तभी मनीषा ने इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे छुपते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब बचा लीजिए, ये आदमी आज पागल हो गया है। लगता है आज मुझे यह जान से मार देगा। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने हवलदारों को इशारा करके गौतम गुलेरिया को रोकने को कहा। जब दो हवलदारों ने गौतम गुलेरिया को आगे बढ़ने से रोका, तब इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, देखो, यह तुम्हारा मियाँ बीबी का घर नहीं का मामला है, तुम्हें आपस में सुलझाना होगा। इस तरह यहाँ सबके सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्से की वजह से गौतम की सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। अपनी भारी आवाज में गुर्राते हुए गौतम गुलेरिया ने मनीषा से पूछा, बता बेशरम, सच क्या है? वरना यहाँ पुलिस के सामने तुम्हें जान से मार दूंगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए। मनीषा अब जान चुकी थी, अगर उसने अभी के अभी गौतम को सारी सच्चाई नहीं बताई तो हो सकता था कि हवलदारों का हाथ छूटते ही गौतम गुलेरिया उस पर अटैक कर दे। मनीषा अचानक ही इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे से बाहर आकर चिक चिक कर कहने लगी, हाँ, कामनी तुम्हारी बेटी नहीं है, नहीं है वह तुम्हारी बेटी। यह बात सुनते ही प्रेस रिपोर्टर प्रेरणा और उसके साथ आए तमाम लोग अब हैरानी से गौतम और मनीषा के बीच चल रहे इस तमाशे को देखने लगे। मनीषा ने कहा, बार बार मुझे बेशर्म कह रहे हो, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो। उस अमीर औरत के साथ शादी करने के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था। मुझसे वादा किया कि उसके मरने के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगे, मगर उसके मरने के बाद तुम्हारी अयाशी का सिलसिला शुरू हो गया।
तुम तो मुझे पूरी तरह से भूल चुके थे, बस मेरे शरीर का एक खिलौना ही की तरह इस्तेमाल करने लगे। मुझ में और उन लड़कियों में तुमने कोई फर्क नहीं रखा था जिन्हें पैसे देकर तुम अपनी अयासियां पूरी करते थे। उस वक्त एक आदमी आया था मेरी जिंदगी में, मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, मगर वह शादीशुदा था। क्या करती मैं? इसलिए मैंने तुमसे कह दिया कि यह बच्चा तुम्हारा है, तुम जज्बाती होकर मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। और हुआ भी ऐसा ही। असलियत तो ये है, कितने साल तुम्हारे साथ रहने के बावजूद मैं कभी माँ नहीं बन पाई, क्योंकि तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते। मनीषा की यह कहानी सुनते ही गौतम गुलेरिया की आंखें बंद हो गई और शर्म से उनका सर झुक गया। जमीन की ओर सर झुकाए गौतम गुलेरिया ने मनीषा से कहा, तुमने इतने साल मुझे एक ऐसी बेटी के मुंह से पापा कहलवाया जिसका मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं। मैंने उस लड़की को बेटी समझकर प्यार किया जिसका मेरे साथ खून का कोई रिश्ता ही नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही गौतम गुलेरिया मनीषा की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे, इंस्पेक्टर अब्बास ने गौतम गुलेरिया को रोकते हुए कहा, देखो, अगर तुमने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो मुझे तुम्हें मजबूरन अरेस्ट करना होगा। गौतम गुलेरिया ने अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर उस कोशिश में वह अचानक ही कांपने लगे। गौतम गुलेरिया को अभी अभी लाइव कैमरा और पूरे समाज के सामने मनीषा ने नामर्द करारा दे दिया था। गौतम गुलेरिया के मन में इस वक्त बहुत सारे इमोशंस एक साथ चलने लगे थे। जिस बेटी को उन्होंने जान से भी ज्यादा प्यार किया था, वह बेटी गौतम गुलेरिया की सगी बेटी नहीं थी। यह बात गौतम गुलेरिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। किसी भी बात के लिए एक ही झटके में अपने बच्चों को दिल से निकालना नामुमकिन था, चाहे वह खून का ना हो। गौतम गुलेरिया ने कामनी को लेकर काफी सपने सजाए थे कि वह उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा डॉक्टर बनाएंगे कि कामनी गौतम गुलेरिया की बुढ़ापे में उनका नाम रोशन करेगी और उसके बुढ़ापे की लाठी भी बनेगी। इतने सालों बाद गौतम गुलेरिया के पास अपना कहने के लिए मनीषा और कामनी के अलावा कोई नहीं था। गुस्सा, प्यार, धोखा और पछतावा, यह सारे इमोशंस एक साथ गौतम के अंदर घूमने लगे। जब मनीषा ने देखा कि गौतम गुलेरिया कुछ शांत हुए थे, तो अब गौतम गुलेरिया के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर मनीषा ने कहा, देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और हम तीनों पहले की तरह एक परिवार बनकर रहने लगेंगे। कुछ गलतियां तुमने की थी तो कुछ गलतियां मुझसे हुई। हम एक दूसरे को माफ करके फिर से पहले की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। मनीषा की यह बातें गौतम गुलेरिया की कानों पर पड़ रही थी। तभी अचानक ही गौतम गुलेरिया के गले में खराश महसूस हुई और वह खांसने लगे। मनीषा उनकी पीठ सहलाकर गौतम गुलेरिया की खांसी शांत करने की कोशिश करने लगी, मगर देखते ही देखते गौतम गुलेरिया की खांसी इतनी बढ़ गई कि गौतम गुलेरिया के हाथों से अपनी छड़ी छूट गई और जमीन पर एक झटके से गिरे। जब मनीषा ने गौतम गुलेरिया को सहारा देते हुए अपने कंधे पर उनका सर रखा, तब आसपास खड़े लोग यह देखकर हैरान रह गए कि गौतम गुलेरिया के मुंह से खून निकल रहा था। अचानक ही गौतम गुलेरिया की खांसी रुक गई और यह मनीषा के कंधे पर सर रखकर बेहोश हो गए। यह देखकर आसपास खड़े लोगों ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और गौतम गुलेरिया को एम्बुलेंस में रखकर कुछ लोग मनीषा के साथ हॉस्पिटल निकल गए। अचानक ही मल्होत्रा हाउस के आंगन में जमा हुई भीड़ एम्बुलेंस के पीछे पीछे अपने अपने रास्ते निकल गई। इंस्पेक्टर अब्बास और उनके साथ ही पुलिस वाले चुपके से निकल रही प्रेरणा और उसकी टीम के रास्ते में आकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर अब्बास ने प्रेरणा से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को गिरफ्तार करता हूँ। बिना इजाजत किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस आना, बिना परमिशन के उनका इंटरव्यू लेना, मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट और मानहानि के चार्ज में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इससे पहले कि प्रेरणा कुछ कह पाती, एक लेडी कांस्टेबल और कुछ हवलदार ने प्रेरणा और उसकी टीम को अरेस्ट कर लिया और उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। आशीष डोगरा ने वह पुराना टेप रिकॉर्डर अनिका के हाथों में देते हुए कहा, यह मेरे कोई काम का नहीं। मेरे ख्याल से यह टेप रिकॉर्डर अब शायद तुम्हारी भी कोई काम का नहीं, मगर इस रिकॉर्डर में तुम्हारी माँ की आवाज है। जब भी जी करे अपनी माँ की आवाज सुनने का तो इसे प्ले करके सुन लेना।
आशीष डोगरा के हाथ में टेप रिकॉर्डर लेते हुए अनिका ने कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ये कहते हुए अनिका घर के अंदर जाने लगी। तभी पीछे से आशीष ने आवाज लगाते हुए कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे पूछोगी तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर कौन है। आशीष डोगरा की यह बात सुनते ही अनिका के पांव रुक गए। अनिका ने मुड़कर हैरानी से आशीष डोगरा की ओर देखा। आशीष डोगरा अपने दोनों हाथ अपनी जेब में रखकर अनिका की ओर धीरे से चलकर आने लगा। अनिका ने आशीष से कहा, मुझे लगा तुम अपने बायोलॉजिकल फादर का नाम सुनने के लिए बेचैन हो जाओगे। अनिका ने धीरे से आशीष से पूछा, क्या तुम जानते हो वह कौन है? आशीष ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, मगर मुझे लगा था कि तुम जानना चाहोगी। अनिका ने आशीष की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिका बाप शब्द के मायने शायद भूल चुकी थी। जिस इंसान को 25 साल तक वह बाप समझती रही, अचानक ही एक दिन अनिका को पता चलता है कि वो उसका बाप था ही नहीं और उसके साथ इतने सालों तक का रिश्ता सिर्फ एक फेक ड्रामा था। अनिका के लिए उसकी माँ की यादें ही काफी थी। वो यादें जो बहुत थोड़ी थी मगर अनिका को ताकत देने के लिए काफी थी। अनिका का जवाब सुनकर आशीष डोगरा हैरान हो गया था, मगर वह जानता था कि अनिका एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। टेप रिकॉर्डर अपने हाथ में पकड़कर अनिका ने आशीष से कहा, मुझे लगता है मेरी माँ आपके खानदान से बहुत क्लोज थी। मुस्कुराते हुए आशीष ने कहा, जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे इतना जरूर पता है कि हमारे खानदान वालों ने आपकी माँ से वादा किया था कि वह आपकी देखभाल करेंगे। कहीं न कहीं डोगरा परिवार ने उनका वादा पूरा नहीं किया और आपके साथ जो कुछ भी हुआ कहीं न कहीं उसका जिम्मेदार डोगरा परिवार भी है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरा परिवार आपके मुश्किल वक्त में आपके काम नहीं आ सका। अनिका को पता नहीं चल रहा था कि इस बात का क्या जवाब देती। अनिका एक फेक स्माइल देकर वापस घर में जाने लगी। तभी आशीष और अनिका को पीछे से इंस्पेक्टर अब्बास की आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी, आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, अभी इसी वक्त। हैरान अनिका और आशीष डोगरा एक दूसरे की ओर देखने लगे। अनिका ने आगे चलकर इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, हमने क्या किया है इंस्पेक्टर? आप हमें पुलिस स्टेशन क्यों ले जाना चाहते हैं? इंस्पेक्टर अब्बास ने कड़क आवाज में अनिका से कहा, देखे, हमने जिन चार्जेज में इन प्रेस रिपोर्टर को अरेस्ट किया है उन चार्जेज को वेरीफाई करने के लिए हमें आप दोनों से पूछताछ करनी होगी। बेहतरी इसी में है कि आप दोनों मुझे कोऑपरेट कीजिए, वरना मैं एक लीगल नोटिस देकर भी आप दोनों को पुलिस स्टेशन बुला सकता हूँ। इंस्पेक्टर अब्बास की बातों से वह काफी डिसिप्लिन्ड था और वो कड़क मिजाज के पुलिस इंस्पेक्टर लग रहे थे, मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतने छोटे से केस के लिए वह उन्हें सम्मान क्यों कर रहे थे। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, मगर इंस्पेक्टर, यह तो एक मामूली ट्रेस पासिंग का केस है, इसके लिए आप हमें सम्मान क्यों करना चाहते हैं? इंस्पेक्टर अब्बास अपनी जीप की ओर चलते हुए अनिका और आशीष से कहने लगे, इसका जवाब भी आप दोनों को पुलिस स्टेशन में ही मिल जाएगा, आइए बैठिए। आशीष डोगरा और अनिका हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे, मगर वह जानते थे कि इंस्पेक्टर अब्बास के साथ इस वक्त कोई आर्गुमेंट नहीं की जा सकती थी, इसलिए दोनों चुपचाप इंस्पेक्टर अब्बास के साथ जीप में बैठ गए। इससे पहले कि किशन मामा और अंजलि मामी पुलिस की जीप के पास पहुंच पाते, इंस्पेक्टर अब्बास अपनी जीप को लेकर तेजी से मल्होत्रा हाउस से बाहर निकल गए। पुलिस स्टेशन में अनिका और आशीष डोगरा को अलग अलग कमरों में रखा गया। अनिका को एक इंट्रोगेशन रूम में एक लैब के नीचे बिठाया गया। रूम के चारों ओर बिल्कुल अंधेरा था। उस लैब की हल्की रोशनी के नीचे बैठी अनिका यह सोच रही थी कि आखिर इतने छोटे केस के लिए इस तरह से इंट्रोगेशन क्यों किया जा रहा था। तभी अचानक ही इंस्पेक्टर अब्बास अनिका के सामने की चेयर पर आकर बैठ गए। इंस्पेक्टर अब्बास ने लैंप की रोशनी के आगे आते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा के बारे में कितना जानती हो? इंस्पेक्टर अब्बास के मुंह से यह सवाल सुनकर
अनिका हैरान हो गई। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास ने स्वाति के बारे में अनिका से पूछा, अनिका हैरान होकर हल्की रोशनी में इंस्पेक्टर अब्बास का चेहरा देखने लगी। इंस्पेक्टर अब्बास का बाकी के स्टाफ पर होल्ड अनिका पहले ही देख चुकी थी। उनकी कड़क आवाज, उनकी पर्सनालिटी और उनके अपने साथी पुलिस वालों पर उनका दबदबा देखकर अनिका पहले ही समझ चुकी थी कि इंस्पेक्टर अब्बास कोई मामूली ऑफिसर नहीं थे। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा, क्या आप कोई स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर हैं? मुझे नहीं लगता कि एक मामूली ट्रेस पेसिंग के केस में आप जैसा ऑफिसर इंटरेस्टेड होगा। जरूर बात कुछ और है। अनिका की यह बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास बिना पलके झपकाए अनिका की आंखों में देखने लगे। अब अनिका भी समझ चुकी थी कि इंस्पेक्टर अब्बास जरूर कोई ऐसी बात छुपा रहे थे जो वह इतनी आसानी से अनिका के सामने बताने वाले नहीं थे। अनिका ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, मुझे नहीं लगता कि आप जैसा ऑफिसर किसी छोटे से प्रेस रिपोर्टर को अरेस्ट करने हमारे घर आने की तकलीफ उठाएंगे। तो अब आप ही बता दीजिए कि आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास लैंप की रोशनी से पीछे हट गए। अनिका अब इंस्पेक्टर अब्बास का चेहरा नहीं देख पा रही थी, मगर अनिका को यह महसूस हुआ कि इंस्पेक्टर अब्बास अपनी चेयर से उठकर टेबल के आसपास घूमने लगे थे। इंस्पेक्टर अब्बास की जूतों की आवाज अनिका के कानों पर पड़ रही थी। तभी फिर अचानक ही गहरी आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, मैं पिछले 25 साल से एक केस की तहकीकात कर रहा हूँ। वो केस तुम्हारी माँ से जुड़ा है। मैं तुम्हारी माँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। क्या तुम उस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करोगी? अनिका का शक सही निकला था। इंस्पेक्टर अब्बास के मन में जरूर कोई ऐसी बात थी जिसके लिए उन्हें अनिका की मदद चाहिए थी, मगर अनिका अपनी माँ स्वाति के बारे में उतना ही जानती थी जितना उसे बताया गया था। सालों पहले स्वाति मल्होत्रा ने करण गुलेरिया के साथ ब्रेकअप किया और फिर दिल्ली छोड़कर मनाली चली गई, जहां उसने गौतम गुलेरिया के साथ शादी की। मगर यह सारी बातें और इससे भी कहीं ज्यादा बातें अभी अभी इंस्पेक्टर अब्बास के सामने मल्होत्रा हाउस में अनिका को पता चली थी। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, जितना मैं अपनी माँ के बारे में जानती हूँ, शायद अब तक आप भी उतना ही जान चुके होंगे। क्या मैं जान सकती हूँ किस तरह का केस है ये? अचानक ही इंस्पेक्टर अब्बास की जूतों की आवाज बंद हो गई। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अब्बास की गहरी आवाज फिर से अनिका के कानों पर पड़ने लगी। इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, यह केस हाई प्रोफाइल केस है। माफ करना, मगर मैं तुम्हें इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। कुछ देर अपने मन में कुछ सोचने के बाद अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अनिका अपनी माँ के बारे में ऐसी कोई बात नहीं जानती थी जिससे वह इंस्पेक्टर अब्बास को किसी भी तरह की कोई मदद कर सकती थी। ना ही अनिका स्वाति के बारे में ऐसी कोई बात जानती थी जो कानून के दायरे से बाहर की थी। अगर स्वाति की विरासत में अनिका के लिए कोई हाई प्रोफाइल चीज छोड़ी थी तो वह थी इंपीरियल लीग की मेंबरशिप, जिससे वह लॉगिन करके देश और दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ ही चैट रूम में मीटिंग अटेंड करती थी। मगर अनिका को यह इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर अब्बास को देने की कोई जरूरत नहीं लगी। इंस्पेक्टर अब्बास लैंप की हल्की रोशनी में अनिका को ऑब्जर्व कर रहे थे कि अनिका सच कर रही थी या झूठ। इंस्पेक्टर अब्बास मुजरिम की आंखों में देखकर पहचान जाते थे कि वह सच कह रहा था या झूठ, मगर अनिका की आंखों में देखकर पहली बार इंस्पेक्टर अब्बास इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि यह लड़की सच कह रही है या झूठ। इंस्पेक्टर अब्बास ने एक नोटपैड अनिका के सामने रखते हुए कहा, ठीक है, स्टेटमेंट पर साइन कर दो, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। यह कहते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका के सामने एक पेन रखी और उस इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर अब्बास बगल वाले इंटेरोगेशन रूम में दाखिल हुए, जहां आशीष डोगरा को बिठाया गया था। अनिका ने स्टेटमेंट पढ़कर साइन कर दी और उसके बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। आशीष डोगरा ने बाहर जाते हुए अनिका से कहा,
ये इंस्पेक्टर अब्बास तो बड़ा अजीब आदमी था। मुझसे स्वाति आंटी के बारे में बार बार पूछ रहा था, मगर जब तुम्हारी माँ से मैं मिला था तब मैं 4 या 5 साल का था। मैं भला उनके बारे में क्या जान सकता था। आशीष डोगरा की बात सुनकर अनिका ने हाँ में अपना सर हिला दिया। जब अनिका को कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचने लगी, तभी आशीष डोगरा का फोन बजने लगा। आशीष ने अपनी जेब से फोन निकालकर कॉल रिसीव किया। फोन पर बात करते हुए आशीष के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। हमेशा मुस्कुराने वाला आशीष कुछ टेंशन में नजर आने लगा। फिर फोन रखने से पहले आशीष ने फोन पर कहा, ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। फोन रखते ही आशीष ने अनिका की ओर देखा और कहा, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना होगा, सी यू सिन। यह कहते हुए आशीष डोगरा ने टैक्सी बुलाई और टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गया। लाइफ केयर हॉस्पिटल में आकाश गुलेरिया तेजी से चलकर करण गुलेरिया के स्पेशल वार्ड की तरफ आगे बढ़ने लगा। जब वह अपने अंकल की वार्ड में दाखिल हुआ तो आकाश ने देखा कि उसके अंकल करण गुलेरिया हॉस्पिटल बेड पर बैठे थे। उनकी हालत बहुत नाजुक लग रही थी। नर्स और वार्ड बॉय ने उन्हें सहारा दिया था। आकाश अपने अंकल के पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपना एक हाथ करण गुलेरिया के पांव पर रखते हुए आकाश ने पूछा, क्या हुआ अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। एक गहरी सांस लेने के बाद करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, आकाश, मुझे लगता है वह मेरी बेटी है। यह सुनते ही आकाश गुलेरिया हैरान रह गया और उसने अपने अंकल से पूछा, कौन, आप किसकी बात कर रहे हैं। करण गुलेरिया के हाथ कांपने लगे थे, मगर अपने शरीर में ताकत इकट्ठा करके करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, अनिका, मुझे लगता है वह अनिका मेरी बेटी है। लाइव न्यूज में करण गुलेरिया ने स्वाति की बनाई हुई फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम भी सुना था। करण फार्मास्यूटिकल, अनिका से अनि और करण गुलेरिया से करण। स्वाति के करीबी 2 नाम जिन्हें जोड़कर स्वाति ने उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम रखा था, करण फार्मास्यूटिकल। अगर कांपते हुए हाथ करण गुलेरिया ने आकाश के कंधों पर रखा और कहा, जाओ उस लड़की अनिका के बारे में सब कुछ पता करो। वह इतने साल कहाँ थी, कहाँ रही, उसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है। हर बात जो अनिका से जुड़ी हो वह मुझ तक पहुंचनी चाहिए और हो सके तो हम दोनों का डीएनए टेस्ट भी करवाओ। अनिका के बारे में बात करते वक्त करण गुलेरिया की सांसें तेज होने लगी थी। पास खड़े हॉस्पिटल के नर्स और वार्ड बॉय करण गुलेरिया से आराम करने की रिक्वेस्ट करने लगे। तभी आकाश ने अब उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, अंकल, आप शांत हो जाइए, मैं अनिका के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देता हूँ, अभी के अभी। यह सुनकर करण गुलेरिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, मैं अनिका के बारे में हर छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको लाकर दूंगा, मगर आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप अपनी दवाइयाँ ठीक से लेंगे। जो डॉक्टर कहेंगे वह सब कुछ मानेंगे। आप अनिका से जुड़े हर सवाल का अगर जवाब जानना चाहते हैं तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, तभी आप सारे जवाब जान पाएंगे जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश की बातें सुनकर करण गुलेरिया की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। तभी नर्स और वार्ड बॉय ने उन्हें धीरे से बिस्तर पर लेटाया। मुस्कुराते हुए करण गुलेरिया की आंखें धीरे धीरे गहराने लगी और देखते ही देखते वह गहरी नींद में सो गए। रायचंद्र हाउस। योगिता और मीनाक्षी योगिता के कमरे में बैठकर लाइव न्यूज फीड कर रहे थे। जैसे ही न्यूज लिंक खत्म हुई, योगिता ने टीवी का रिमोट जमीन पर फेंकते हुए गुस्से से टीवी की ओर देखकर कहा, ये अंकल तो बिल्कुल डफर निकले, हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अरे जब दोनों बच्चे उस आदमी के हैं ही नहीं तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत ही क्या थी। बुढ़ा तो बिल्कुल बेकार निकला। तभी मीनाक्षी ने अपनी आवाज ऊंची करके हुए कहा, अरे हमने उस प्रेरणा को यह बात उछालने के लिए कितने पैसे भी खिलाए थे, वह सारे पैसे भी वेस्ट हो गए। यह तो उल्टा हर जगह उस अनिका की वाह वाह होने लगी। क्या हमने पैसे इसलिए बर्बाद किए थे ताकि वह अनिका लोगों की नजर में हीरो बन जाए। योगिता के चेहरे पर अचानक ही टेंशन छा गया। अपनी मम्मी के पास आकर योगिता ने कहा, मम्मा,
कहीं वह प्रेरणा पुलिस के सामने सब कुछ बता तो नहीं देगी कि हमने उसे पैसे खिलाए थे इस न्यूज को सबके सामने पहुंचाने के लिए। तभी योगिता के कंधे पर हाथ रखते हुए मीनाक्षी ने कहा, डरो मत, मैंने उसकी न्यूज एजेंसी में फोन करके उन्हें और पैसे खिला दिए हैं ताकि वह प्रेरणा पुलिस के सामने अपना मुंह न खोले। जैसे ही मीनाक्षी ने यह कहा, योगिता के बेडरूम का दरवाजा किसी ने जोर से खोला। दरवाजा खोलते ही पीयूष रायचंद्र कमरे के अंदर एंटर हुए। अचानक पीयूष को कमरे में देखकर मीनाक्षी अपनी जगह से खड़ी हो गई। माँ बेटी एक दूसरे को देखकर अचानक मुस्कुराने लगी। फिर मीनाक्षी ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए पीयूष से पूछा, अरे आप तो आज जल्दी आ गए हैं। आगे बढ़कर मीनाक्षी ने पीयूष के हाथ से उसकी कोट लेने की कोशिश की, मगर पीयूष रायचंद्र ने मीनाक्षी का हाथ अपने हाथ से झटक दिया। कुछ देर गुस्से से मीनाक्षी की आंखों में देखने के बाद अचानक ही पीयूष ने मीनाक्षी को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गुज इतनी जोर की थी कि मीनाक्षी और योगिता दोनों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। योगिता ने अपने पापा से कहा, पापा यह क्या कर रहे हैं आप? दर्द के मारे मीनाक्षी अपने गालों को सहलाने लगी और हैरान होकर पीयूष की ओर देखने लगी। पीयूष रायचंद्र की इमेज काफी शांत स्वभाव की थी। पीयूष रायचंद्र ने कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, मगर इस तरह आज पहली बार पीयूष रायचंद्र को हाथ उठाते देखकर मीनाक्षी और योगिता दोनों शौक हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब मीनाक्षी ने अपना होश संभाला तो पीयूष रायचंद्र से कहने लगी, यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि मेरा खानदान इस वक्त मुसीबत में है? तुम अब मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मैं इसी वक्त वापस अपने पापा के घर जा रही हूँ। आहूजा खानदान की बेटी रायचंद्र परिवार में नहीं रह सकती। तभी पीयूष रायचंद्र ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आहूजा खानदान की बेटी रायचंद्र परिवार में नहीं रह सकती। मैं अभी किसी को कहकर तुम्हें अपने भाई के घर भिजवा देता हूँ। यह सुनते ही मीनाक्षी और योगिता दोनों हैरान रह गए। योगिता अपने पापा के पास आकर कहने लगी, पापा यह सब आप क्या कर रहे हैं? आप मम्मी को इस तरह नहीं भेज सकते। अगर आप मम्मी को भेज देंगे तो मुझे और मेरे छोटे भाई को भी साथ भेजना होगा। कुछ देर पीयूष ने योगिता को देखकर कहा, मैं पहले ही बहुत गलती कर चुका हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे भाई को अपनी मम्मी के भरोसे पर छोड़कर। सोचा था एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करना जानती होगी, मगर मुझे नहीं पता था कि जो झूठ, नफरत और जलसी इस औरत के दिमाग में भरी है, वह अपने बच्चों के दिमाग में भी यही सारी चीजें भरेगी। जरा देखो अपनी ओर। तुम्हारी उम्र के बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने देखते हैं और तुम किसी को नीचा दिखाने के सपने देखने लगी हो। शर्म आती है मुझको अपने आप पर कि मेरे बच्चे आज इतने गिर गए हैं कि लोगों की जिंदगी में आग लगाकर उन्हें मजा आने लगा है। अपने पापा के मुंह से यह सारी बात सुनते ही योगिता ने पीयूष रायचंद्र से पूछा, क्या अंजलि बुआ ने आपसे कुछ कहा? क्या फिर से उन्होंने मामा की कोई कंप्लेन की है आपसे? हमारे सामने तो बड़ा ढोंग कर रही थी कि आपसे फोन करके कहेंगे कि आप मम्मा को माफ कर दें, और अब देखो क्या किया उन्होंने। बजाय इसके कि आप का गुस्सा शांत करके मम्मा को माफ करने के लिए मनाए, उन्होंने उल्टा मम्मा की और कंप्लेन करके उनको भड़काने की कोशिश की। अब यह तो हद कर दी अंजलि बुआ ने। अपने गाल सहला रही मीनाक्षी ने अपनी बेटी की बात सुनते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कर रही हो, यह जरूर अंजलि का ही काम होगा। पीयूष ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, काश सब कुछ मेरी बहन ने मुझे कह दिया होता। बजाय इसके वह फोन करके तुम्हारी तरफदारी करने लगी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और फिर से अपनी जिंदगी में तुम्हें जगह दे दूं। काश मेरी बहन ने तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने सालों पहले ही लाया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। हैरान होकर योगिता ने अपने पापा से पूछा, अगर अंजलि बुआ ने आपको नहीं भड़काया तो किसने भड़काया आपको? योगिता की बात को बीच में काटते हुए पीयूष ने कहा, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है उन सारी बातों का सबूत है मेरे पास। तुमने उस प्रेस रिपोर्टर प्रेरणा को अनिका को बदनाम करने के लिए जो पैसे दिए थे उसका प्रूफ है मेरे पास। माँ बेटी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी। फिर मीनाक्षी ने पीयूष से कहा, क्या है वह प्रूफ और किसने दे दी तुम्हें यह सारी इंफॉर्मेशन?
मीनाक्षी ने प्रेरणा को पैसे देकर अनिका और मल्होत्रा खानदान की बदनामी करने को कहा था। इस बात की प्रूफ पीयूष राय चंद्र को रोहित मारवा ने दिए थे। रोहित ने जब चिराग मेहता से कहा था कि वह अनिका पर आई हुई मुसीबत की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करे, तब चिराग मेहता ने छानबीन करके पता लगवाया था कि असलियत में प्रेरणा के पीछे मीनाक्षी रायचंद्र थी। मीनाक्षी ने अपने बैंक अकाउंट के जरिए प्रेरणा के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। इस बात का सबूत रोहित मारवा ने पीयूष रायचंद्र को भेजा था। पीयूष रायचंद्र किसी और की कही बात पर भरोसा नहीं करता, मगर जब रोहित मारवा ने खुद पीयूष को मीनाक्षी के खिलाफ सारे सबूत भेजे, तब पीयूष को यकीन हो गया कि मल्होत्रा खानदान को बदनाम करने की साजिश के पीछे उसकी पत्नी मीनाक्षी रायचंद्र का हाथ था। पीयूष रायचंद्र रोहित मारवा का नाम मीनाक्षी के सामने नहीं लेना चाहता था, इसलिए पीयूष ने मीनाक्षी से कहा, मेरे पास सबूत है कि तुम ही ने उस प्रेस रिपोर्टर प्रेरणा को पैसे दिए थे मेरी बहन के परिवार को बदनाम करने के लिए। अब मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। अगर तुम मुझे मेरे साथ रहना है, इस रायचंद्र परिवार का हिस्सा बनकर रहना है, तो आज से तुम्हारे बैंक अकाउंट, तुम्हारा आना जाना, तुम किसके साथ उठती बैठती हो, हर चीज पर किसी न किसी की नजर होगी। और दूसरा ऑप्शन ये कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। यह बात सुनते ही योगिता ने आगे आकर कहा, पापा यह गलत कर रहे हैं आप मम्मा को हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं। इससे पहले कि योगिता अपनी बात आगे बढ़ाती, पीयूष रायचंद्र ने गुस्से से योगिता की ओर देखा और कहा, और तुम भी सुन लो मेरी बात, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि तुम सारा दिन घर पर ही रहोगी और अपनी माँ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। कॉलेज टाइम में तुम कॉलेज अटेंड करोगी। मैं तुम्हारी कॉलेज की प्रोफेसर से कह दूंगा कि अगर तुम कॉलेज अटेंड नहीं करती तो वह मुझे पर्सनली कांटेक्ट करे। दूसरी बात यह कि अगर तुम मेरी यह शर्त नहीं मानना चाहती तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर कैलिफोर्निया में गर्ल्स कॉलेज में भेज दूंगा और फिर तुम वहाँ से ग्रेजुएट होने तक अपने परिवार या दोस्तों से नहीं मिल पाओगी। तीसरा ऑप्शन, अगर तुम इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को नहीं चुनती तो तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास यह होगा कि तुम अपनी माँ के साथ इस घर से चली जाओ। योगिता और मीनाक्षी दोनों पीयूष की यह बात सुनकर शॉक हो गए। वहाँ गौतम और मनीषा अपने होटल रूम में पहुंचे। मनीषा ने गौतम को होटल की चेयर पर बिठाया और उसे पानी पिलाते हुए कहा, शुक्र है ठीक वक्त पर डॉक्टर ने तुम्हें अटेंड किया और डॉक्टर ने दी हुई हर दवाई टाइम पर लेते रहना। गौतम का गुस्सा अभी भी उतरा नहीं था, मगर कमजोर शरीर के कारण गौतम एक जगह पर बैठकर नजरें झुकाए आज हुई हर बात को सोचने लगा। जैसे ही कामनी गौतम के सामने आई, गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि आज वह अपनी बेटी को किस तरह से बात करे। गौतम कामनी की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रहा था। कामनी ने प्रेरणा की लाइव न्यूज फीड देखी थी, इसलिए अब कामनी यह जान चुकी थी कि गौतम गुलेरिया कामनी का असली बाप नहीं था। मगर जैसे ही कामनी ने गौतम को देखा, वह दौड़कर गौतम के पास आई और गौतम के घुटनों के पास बैठकर कहने लगी, पापा मैं जानती हूँ आप पर क्या गुजर रही होगी, मगर मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, चाहे मेरा सगा बाप कोई भी हो, मगर मैंने बचपन से सिर्फ आपको ही अपना पापा माना है। यह कहते हुए कामनी ने अपना सर गौतम की गोद में रख दिया। कामनी को इस तरह बात करते हुए देखकर गौतम ने अपना हाथ कामनी के सर पर रख दिया और गौतम जानता था कि आखिर जो कुछ भी हुआ था उसे वह बदल नहीं सकता था। चाहे कामनी के साथ उसका खून का रिश्ता ना हो, गौतम ने अपने दिल से कामनी को ही अपनी बेटी माना था। कुछ देर कामनी के सर पर हाथ घुमाकर गौतम ने कामनी से कहा, मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही अपनी औलाद मानता हूँ और जिंदगी भर मानता रहूंगा। यह कहने के बाद आंखों से आंसू लिए गौतम नहाने चले गए। गौतम गुलेरिया के बाथरूम में जाते ही कामनी ने पास बैठी अपनी माँ से कहा, मम्मी क्या करना है अब? मैं तो इस आदमी की बेटी ही नहीं हूँ। सच कहूँ तो बचपन से मुझे यह आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं। स्कूल में भी सब मुझे चिढ़ाया करते थे, कहा करते थे कि आखिर तुम्हारे पापा करते क्या है, जब देखो तब घर में पड़े रहते हैं।
मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा था कि इतने बुद्धू आदमी की इतनी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट लड़की कैसे हो सकती थी, मगर आज पता चला कि दरअसल मैं तो इस आदमी की औलाद ही नहीं हूँ। मुझे लगता है माँ, हमें इस बुढ़े आदमी को अब छोड़ देना चाहिए। ना तो अब इसके पास पैसा है और ना ही नाम, आखिर हमारा इसके साथ अब रिश्ता ही क्या है। तभी अपनी बेटी को शांत करवाते हुए मनीषा ने कहा, धीरे बोलो, कहीं वह तुम्हें सुन न ले। अभी कुछ दिनों तक हमें इस आदमी को संभाल कर रखना होगा। उसे खुश रखो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी तुमने नाटक करके उसे यह एहसास दिलाया कि तुम उससे प्यार करती हो। यह मत भूलो कि मनाली का बंगला अभी उसके नाम पर है। उस बंगले की कीमत कम से कम 5 करोड़ की होगी। आखिर इतना भी निकम्मा नहीं है यह आदमी। मनीषा की यह बात सुनते ही दोनों माँ बेटी हंसने लगी। फिर अपनी माँ को शांत करवाते हुए कामनी ने कहा, धीरे धीरे हंसो, मैं तो भूल ही गई थी कि उस बंगले के बारे में। थोड़ी देर बाद गौतम गुलेरिया बाथरूम से बाहर आए। गौतम का फोन लगातार बज रहा था। मनाली में गौतम के जानने वालों ने न्यूज लिंक देख ली थी और एक के बाद एक लोग गौतम की सेहत के बारे में पूछने लगे थे। सेहत के बारे में पूछने के बाद हर जानने वाले का दूसरा सवाल यही होता था, अब क्या करोगे तुम? तुम्हारी तो दोनों बेटियां तुम्हारी औलादे नहीं है। क्या तुम किसी और की बच्ची को अपनी बच्ची की तरह प्यार कर पाओगे? क्या तुम कामनी को पहले की तरह बेटी का प्यार दे पाओगे? लोगों के मैसेजेस पढ़कर गौतम ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। गौतम को हल्की खांसी फिर शुरू हुई। तभी कामनी ने गौतम को पानी का ग्लास ऑफर किया। गौतम ने कामनी के हाथों से पानी का ग्लास लेकर मुस्कुराते हुए कामनी से कहा, थैंक यू बेटा, तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। गौतम गुलेरिया ने सोचा कि आज का दिन चाहे उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, मगर उसे एक बात की तसल्ली थी कि उसकी बेटी कामनी आज भी उससे उतना ही प्यार करती थी जितना यह जानने से पहले कि वह उसका सगा बाप नहीं है। गौतम के लिए यह काफी था कि भले ही मल्होत्रा परिवार के पास उसे पैसे ना मिले हो, मगर उसके पास उसके बुढ़ापे का सहारा मौजूद था। उसके पास उसकी बेटी थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। जब गौतम यह सोच रहा था तब कामनी मनीषा की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान देने लगी। कामनी मन ही मन जानती थी कि सामने खड़ा बुढ़ा आदमी कामनी और उसकी माँ के लिए 5 करोड़ का चेक था। तभी होटल के कमरे की डोरबेल बजी। गौतम ने कमरे का दरवाजा खोला। सामने 2 ऐसे चेहरे थे जिन्हें गौतम सालों पहले मिला था। यह दोनों वह लायर थे जिन्होंने स्वाति और गौतम गुलेरिया के बीच होने वाली शादी का एग्रीमेंट बनवाया था। लायर ने गौतम से कहा, हमें उस बंगले की चाबी चाहिए जो बंगला आपको आज से 25 साल पहले स्वाति जी ने दिया था। गौतम उन लायर्स की बात सुनकर हैरान रह गया। गौतम ने उनसे पूछा, मगर इस वक्त आप लोग यहाँ पर अचानक, और आप लोगों को बंगले की चाबी क्यों चाहिए? लायर ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि अगर आप स्वाति की बच्ची की सही तरह से देखभाल नहीं करते तो बड़ी होने पर स्वाति की बेटी यानी कि अनिका यह तय करेगी कि बंगला आपका ही कस्टडी में रहेगा या नहीं। गौतम गुलेरिया ने इस बात पर एतराज जताते हुए कहा, अरे यह क्या कर रहे हो आप? स्वाति ने मुझसे कहा था कि यह बंगला हमेशा के लिए मेरा ही रहेगा। अब इससे अनिका बीच में कहां से आ गई? लायर ने गौतम गुलेरिया को डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा, यह देखिए एग्रीमेंट और यह देखिए वह क्लोज जिसमें साफ लिखा है कि जब अनिका इतनी समझदार हो जाए कि वह अपने सही और गलत के फैसले खुद ले पाए, तब वह यह डिसाइड करेगी कि बंगला आप ही के नाम पर रहेगा या अनिका खुद के नाम पर कर लेगी। स्वाति ने यह क्लोज इसलिए रखा था ताकि अगर गौतम गुलेरिया अनिका की देखभाल सही तरह से ना करे तो वह बड़ी होने पर अनिका यह तय कर सकती थी कि बंगले की जायदाद गौतम के नाम पर रखी जाए या गौतम को उस जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। एग्रीमेंट का क्लोज पढ़कर गौतम गुलेरिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जानता था कि इन लायर्स के साथ आर्गुमेंट करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह फोन स्विच ऑन करके गौतम गुलेरिया ने अनिका को फोन लगाया। जैसे ही अनिका ने फोन उठाया, गौतम गुलेरिया एक हाथ से अपना गला पकड़कर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से कहने लगे, अब यह क्या नई चाल चल रही हो तुम? सबके सामने इस तरह से मुझे बर्बाद करने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा कि अब सारे
मेरे सर से छत भी छीनना चाहती हो तुम? इतने सालों तक मैं और मेरा परिवार उस घर में रहे हैं। कामनी की ओर देखकर गौतम ने उसके सर पर हाथ रखा और अनिका के साथ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कितनी यादें जुड़ी है मेरे परिवार की उस घर के साथ, और आज तुम मुझसे और मेरे परिवार से हमारा घर छीनना चाहती हो। क्या मिलेगा तुम्हें यह सब करके? अनिका ने धीमी आवाज में गौतम को जवाब देते हुए कहा, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मेरी माँ ने इस विल के जरिए मुझसे कहा है। इस एग्रीमेंट में इस क्लॉज का मतलब साफ था कि कहीं न कहीं मेरी माँ जानती थी कि अगर तुम मुझे ठीक से पालने में समर्थ रहे तो यह फैसला मेरे हाथ में होगा कि मेरी माँ के दिए हुए बंगले में तुम रह सकते हो या नहीं। और आज पूरी दुनिया के सामने यह बात साफ हो चुकी है कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग अब मेरी माँ के बनाए हुए घर में रहो। यह सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, यह मैं उस औरत के लिए कर रही हूँ जिसने तुम पर भरोसा करके अपनी छोटी सी बच्ची तुम्हारे हवाले की थी। यह विश्वास रखा था कि कम से कम तुम उसकी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं दोगे, लेकिन मुझे चोट पहुंचाने में तुम्हें कोई कसर नहीं बाकी रखी थी। चोट तुमने जरूर मुझे पहुंचाई थी, मगर तुमने धोखा उस औरत को दिया था जिसने तुम पर विश्वास किया था। तो बस उसने जो चीज तुम्हें दान में दी थी वह दान मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। तुम और तुम्हारा परिवार अब दोबारा कभी उस बंगले में नहीं जाओगे। अनिका की बात सुनकर गौतम अनिका पर चिल्लाना चाहता था, मगर अनिका का नाम निकलने से पहले ही गौतम को जोर से खांसी आने लगी। कामनी ने जल्दी से गौतम के हाथ में का पानी गिलास दिया। गौतम ने थोड़ा सा पानी पिया। कुछ देर खांसने के बाद जैसे ही गौतम की खांसी शांत हुई, गौतम ने अनिका से कहा, तुम समझती हो कि तुम मेरे सर से छत छीन लोगी तो मेरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा, मगर यह मत भूलना तुम चाहे जितने भी जुल्म करना चाहो कर लो मेरे परिवार पर, मगर तुम्हारे इतने जुल्मों के बाद भी हम तीनों का परिवार मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ा है। आज भले ही तुम्हारे पास पैसों की ताकत है और मेरे पास इस वक्त जेब में एक ठेला भी नहीं, मगर मेरे पास मेरा परिवार है, मेरी बेटी है जो इस वक्त भी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी है। जैसे ही गौतम गुलेरिया ने यह बात कही, फोन पर अनिका की धीमी हंसी की आवाज आने लगी। गौतम ने चौंक कर अनिका से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो मेरी बातों पर? गौतम ने अनिका की बात रिपीट करते हुए कहा, अभी अभी आपने कहा कि आपका परिवार मजबूती से आपके साथ खड़ा है। बस यह बात सुनकर न जाने क्यों मुझे हंसी आने लगी। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, ताकि आपका यह कॉन्फिडेंस और आपकी फैमिली बरकरार रहे। गौतम अनिका से कुछ कहना चाहता था, मगर उससे पहले ही अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सामने खड़े दोनों लॉयर गौतम गुलेरिया के पास डॉक्यूमेंट पर साइन लेकर वहां से चले गए। लॉयर्स के जाने के बाद गौतम गुलेरिया निराश होकर सोफा पर बैठ गए। मनीषा और कामनी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी कामनी ने अपनी माँ को इशारा करके गौतम के साथ बात करने को कहा। मनीषा गौतम के पास आई और पूछने लगी, गौतम, वह बंगला? अपना सर झुकाए हुए गौतम गुलेरिया ने जवाब देते हुए कहा, आज से वह बंगला हमारा नहीं रहा। अनिका ने वह बंगला हमसे छीन लिया है। हमें अभी मनाली जाकर हमारा सारा सामान उस बंगले से निकाल लेना होगा। तिजोरी में कुछ पैसे हैं, वहाँ की एंटिक्स को अगर बाजार में बेचा जाए तो कम से कम 50 लाख तो जरूर मिल जाएंगे। गहने और बाकी कीमती सामान मिलाकर 1.5 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे। कुछ दिनों तक उन पैसों से हम गुजारा कर लेंगे। इससे पहले कि अनिका उस बंगले पर कब्जा कर ले, हमें अपनी कीमती चीजें उस बंगले से निकाल लेनी चाहिए। जल्दी करो, हमें मनाली के लिए निकलना होगा। गौतम की बात सुनते ही मनीषा ने कामनी से कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी अभी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन मिला है। मुझे लगता है तुम्हें फिलहाल आने वाले कुछ वक्त के लिए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। जिंदगी में इस तरह की उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। मैं और गौतम सब संभाल लेंगे। मनीषा की बात में हामी भरते हुए गौतम ने कामिनी से कहा, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उस बंगले में काफी ऐसी एंटीक और कीमती चीजें हैं जिन्हें बेचकर हमें काफी रुपए मिल जाएंगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा खाना, रहना पीना सब अच्छे से हो जाएगा। फिर एक बार तुम बड़ी डॉक्टर बन गई तो फिर तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। मनीषा ठीक कर रही है।
तुम तुम्हारी यूनिवर्सिटी चली जाओ, मनाली का मामला हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। कामनी ने अपने फोन से टिकट बुक की और गौतम और मीनाक्षी से कहा, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ, आप लोग मनाली चले जाओ, मैं फ्लाइट बुकिंग करवा देती हूँ। गौतम और मनीषा टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर चेक इन की लंबी लाइन में खड़े होकर मनीषा ने गौतम से कहा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने के सामान लेकर आती हूँ। यह कहते हुए मीनाक्षी एयरपोर्ट पर बने फूड कोर्ट की ओर चली गई। जब गौतम का नंबर आया तब काउंटर पर बैठी लड़की ने मुस्कुराते हुए गौतम से पूछा, जी सर, आपकी टिकट दिखाइए। गौतम ने यहाँ वहाँ मनीषा को ढूंढते हुए उस लड़की से कहा, देखिए, मेरी वाइफ खाने के लिए कुछ लेने गई है, आप अपने सिस्टम पर चेक कर सकती हैं। मैं और मेरी वाइफ दिल्ली से मनाली आपकी एयरवेज में ट्रैवलर कर रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेज गौतम गुलेरिया। काउंटर पर बैठी लड़की ने कुछ देर अपने कंप्यूटर में चेक करने के बाद गौतम से कहा, जी हमारे साथ में सिर्फ मनीषा गुलेरिया ट्रैवलिंग कर रही हैं, मगर आई एम सॉरी, आपका नाम हमारी पैसेंजर लिस्ट में नहीं है। यह बात सुनते ही गौतम हैरान रह गया। गौतम ने उस लड़की से कहा, आपको जरूर कोई गलती हो रही है, मेरी और मेरी वाइफ की बुकिंग खुद मेरी बेटी ने की है। लड़की ने फिर से कंप्यूटर में चेक करने के बाद कहा, सर, जैसा कि मैं हमारी सिस्टम में देख पा रही हूँ, आपकी वाइफ ने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है, किसी और काउंटर से शायद, मगर आपका नाम हमारे पैसेंजर लिस्ट में नहीं है। यह सुनते ही गौतम के शरीर में जैसे ब्लड सर्कुलेशन थम सा गया था। पीछे खड़े पैसेंजर ने गौतम से कहा, क्या आपका कंफ्यूजन आप साइड में खड़े होकर सुलझा सकते हैं? मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे देर हो रही है। गौतम को साइड में धकेलते हुए वह पैसेंजर काउंटर पर खड़ी लड़की के साथ कुछ बात करने लगा। हैरान गौतम समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कुछ कैसे हो गया था। अपनी जेब से फोन निकालकर गौतम मनीषा को फोन लगाया, मगर मनीषा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। गौतम ने फिर कामनी को कॉल लगाने की कोशिश की, मगर कामनी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। गौतम तेजी से एयरपोर्ट पर बने फूड कोर्ट की ओर चलने लगा। हर काउंटर पर, हर स्टोर पर मनीषा को ढूंढने लगा। जब मीनाक्षी का कहीं पता नहीं लगा, तब गौतम जोर जोर से दिल्ली एयरपोर्ट पर मनीषा के नाम की चीख लगाने लगा। लगभग आधा घंटा बीत चुका था, मगर मनीषा का कहीं पता नहीं लगा। गौतम ने सिक्योरिटी से लेकर एयरपोर्ट स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि उसे फ्लाइट में चेक इन करने दिया जाए, क्योंकि उसकी वाइफ दिल्ली से मनाली जा रही थी। वो फ्लाइट में बोर्ड हो चुकी थी। मगर जब कहीं से भी गौतम को हेल्प नहीं मिली, तब गौतम ने एक आखिरी बार मनीषा को कॉल लगाया। इस बार मनीषा ने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही गौतम से मनीषा ने कहा, देखो, मैं साफ साफ एक बात बता दूं तुम्हें, अब तुम मेरे लिए एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं हो। किसी जमाने में मैं तुमसे प्यार किया करती थी, मगर तुमने अपने अयाशियों के चलते मुझे बहुत दुख दिए थे। मैंने सोचा था कि जिंदगी में कभी न कभी तुम्हें इस वक्त बात का एहसास दिलाऊंगी कि तुम जिस तरह उस वक्त मुझसे ठोकर मारी थी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी और मैं तुम्हें ठोकर मारूंगी। आज वह दिन आ गया है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। मनाली के बंगले की फिक्र मत करना। मैंने अपने भाई से कहकर बंगले में मौजूद सारी कीमती चीजें निकलवाई है। उन्हें बेचकर मैं अपना घर और कामनी का ख्याल रख लूंगी। और हाँ, दोबारा कामनी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। वह मेरी बेटी है, तुमसे उतनी ही नफरत करती है जितना मैं तुमसे करती हूँ, ठीक है? ये कहने के बाद मनीषा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। गौतम को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ उसके साथ हो रहा था। गौतम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पांव तले किसी ने जमीन खींच ली थी। निराश और हताश होकर गौतम एयरपोर्ट पर बनी एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक 30-35 साल का आदमी, जो काफी टाइम से गौतम को उसी बेंच के पास बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था, उसने गौतम से कहा, अंकल, क्या आप मनाली जाना चाहते हैं अगली फ्लाइट से? गौतम ने नम आंखों से उसकी ओर देखा। वह आदमी अपनी जगह से उठकर गौतम के बगल में आकर बैठ गया। उसने गौतम से कहा, देखिए, मैं नहीं जानता कि आप किस तकलीफ में हैं, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप इसी वक्त मनाली जाना चाहते हैं। गौतम ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं जाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास इस वक्त जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है।
मेरा वॉलेट, मेरा सामान, सब कुछ मेरी बीबी लेकर चली गई है। मेरे पास इस पासपोर्ट के सिवा अब कोई सबूत भी नहीं बचा जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मैं कौन हूं। उस आदमी ने गौतम गुलेरिया की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मनाली जाने की टिकट निकलवा देता हूँ। मेरे ख्याल से 2 घंटे बाद एक फ्लाइट है। उस आदमी ने गौतम के पास से उसका पासपोर्ट लिया और कहा, अंकल आप यहीं बैठे रहिए, मैं आपके लिए टिकट बुक करवा लाता हूँ। जब वह आदमी काउंटर पर गौतम की बुकिंग करवाने गया तब गौतम सोच में पड़ गया कि किस तरह उसके अपनों ने उसे धोखा दिया था और किस तरह एक अनजान आदमी उसकी मदद के लिए फरिश्ता बनकर आया था। गौतम को एहसास हुआ कि शायद यह उसी के कर्मों का फल उसे मिल रहा था कि आज उसने जिन्हें अपने जीने का सहारा समझा था वहीं आज उसे इतना बड़ा धोखा देकर उसकी जिंदगी से चले गए। गौतम कुछ देर उस बेंच पर बैठा रहा, उस आदमी का इंतजार करने लगा। जब काफी वक्त वो आदमी वापस नहीं आया तो गौतम टिकट बुकिंग काउंटर की ओर उसे ढूंढने चला गया। गौतम यह देखकर हैरान रह गया कि वह आदमी टिकट बुकिंग की लाइन में खड़ा ही नहीं था। वह आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। गौतम ना तो उसका नाम जानता था और ना ही उसे पहचानता था। गौतम को बस उस आदमी की शक्ल याद थी। गौतम हर बुकिंग काउंटर पर जाकर उस आदमी की तलाश करने लगा, मगर उसे वह आदमी कहीं नहीं मिला। तभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी को जाकर गौतम ने अपने साथ हुए हादसे को बताया। तब सिक्योरिटी ने गौतम से कहा कि आप ऐसे किसी अनजान आदमी को अपना पासपोर्ट कैसे दे सकते हैं? आपको न ही उसका नाम पता है, न आप उसे पहचानते हैं। उसे ढूंढे भी तो कैसे ढूंढे? यहाँ पर रोज लाखों लोग आते और जाते हैं और फिर हम आपकी बात पर यकीन कैसे कर ले? ना तो आपके पास फ्लाइट की टिकट है, ना आपका पासपोर्ट है। क्या आपके पास ऐसा कोई आईडी प्रूफ है? गौतम हैरान होकर अपनी जेब में अपना फोन निकालने लगा। तभी उसे उस बात का एहसास हुआ कि उसका फोन भी उसके पास नहीं था। शायद वह आदमी चालाकी से गौतम का फोन भी अपने साथ ले गया था। गौतम ने जब यह बात सिक्योरिटी को बताई तब सिक्योरिटी ने गौतम पर शक होने लगा और वो गौतम को ढकेलते हुए दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर ले गए। सिक्योरिटी ने गौतम से कहा, बिना आइडेंटिटी के तुम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जब गौतम ने सिक्योरिटी के साथ कुछ बहस की तब एक लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड ने गौतम को जमीन की ओर ढकेलते हुए कहा, देखो उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। अब जाओ यहाँ से, तमाशा करने की कोशिश मत करो। अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ब्रेक के मामले में अंदर हो गए तो समझ लेना बाकी की बची खुची जिंदगी जेल के अंदर ही गुजर जाएगी। रास्ते पर पड़ा गौतम समझ नहीं पा रहा था कि आज का दिन इतना मनहूस कैसे हो सकता था। एक ही दिन में गौतम ने उसका सब कुछ छीन लिया था, पैसा, प्रॉपर्टी, बीबी, बच्चे, यहाँ तक कि अपना वजूद भी गौतम खो चुका था। गौतम को इस तरह सड़क पर गिरा हुआ देखकर रोड के दूसरी तरफ कार में बैठा एक शख्स मुस्कुराने लगा। यह वही आदमी था जिसने गौतम के पास उसका फोन और एयरपोर्ट पासपोर्ट चुराया था। उसने अपने फोन से रोहित मारवा को फोन लगाते हुए कहा, बॉस आपका काम हो गया है। रोहित मारवा अपनी केबिन में बैठा था। फोन डिस्कनेक्ट करके रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ी। रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना बरसों का कोई बदला पूरा किया हो। अनिका के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब देखकर और सोचकर रोहित गौतम से बदला लेना चाहता था। रोहित यह भी जानता था कि गौतम गुलेरिया ही वह इंसान था जिसने आर्यन को जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। यह सब सोचकर रोहित के सर पर खून सवार हो गया था। रोहित किसी भी तरह गौतम गुलेरिया से बदला लेना चाहता था। रोहित इतना पावरफुल बिजनेसमैन था कि वह चाहता तो गौतम गुलेरिया को मरवा भी सकता था, मगर रोहित चाहता था कि गौतम गुलेरिया अपनी बाकी की जिंदगी इतनी तकलीफ में गुजारे कि अनिका को दी गई हर एक तकलीफ उसे हर पल याद आए और उसे अपने किए पर पछतावा होता रहे। बिना पैसे, बिना आइडेंटिटी और बिना किसी अपने के अब गौतम के पास दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। यह सोचकर रोहित के मन की बदले की आग थोड़ी शांत हुई। रोहित अनिका से पर्सनली मिलना चाहता था। जैसे ही मल्होत्रा हाउस जाने के लिए रोहित अपनी कार में बैठा, रोहित के फोन पर दोबारा उसके आदमी का कॉल आया। जैसे ही रोहित ने कॉल उठाया, उस आदमी ने रोहित से कहा, सर मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं जो गौतम गुलेरिया के पीछे पड़े हैं।
अभी अभी दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से गौतम गुलेरिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं एयरपोर्ट के बाहर कार में बैठा जब गौतम गुलेरिया पर नजर बनाए हुए था, तब अचानक ही कार से कुछ लोग उतरे और गौतम गुलेरिया को जबरदस्ती कार में बिठाकर वहां से ले गए। मैं उस कार का पीछा कर रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं गौतम गुलेरिया को उन किडनैपर्स के चंगुल से छुड़वा सकता हूँ। हैरान रोहित कुछ देर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर गौतम गुलेरिया जैसे इंसान की दिल्ली में किसके साथ दुश्मनी हो सकती थी जो उसे इस तरह किडनैप किया गया था। रोहित ने अपने आदमी से फोन पर कहा, पहले पता लगाओ कि उसने किसने किडनैप किया है। तुम उस कार का पीछा करो और यह जानने की कोशिश करो कि वह किडनैपर्स कौन है और किसके इशारे पर गौतम को किडनैप किया गया है। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मल्होत्रा हाउस। पुलिस स्टेशन से आने के बाद अनिका सीधे अपने बेडरूम में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अनिका इंस्पेक्टर अब्बास की बातों को भुला नहीं पा रही थी। अनिका जितनी अपनी माँ को समझने की कोशिश कर रही थी उतना ही मुश्किल होता जा रहा था अनिका के लिए यह पता लगाना कि आखिर उसकी माँ कौन थी। 25 साल पहले वह अचानक दिल्ली से क्यों गायब हो गई थी? करण गुलेरिया जैसे इंसान को उसने क्यों धोखा दिया था? क्या वह करण गुलेरिया की ही बेटी थी? अनिका अपने और अपनी माँ की वजूद को जितना जानने की कोशिश कर रही थी उतनी ही मुश्किल हो रहा था उसके लिए यह जानना कि आखिर स्वाति मल्होत्रा कौन थी। इंस्पेक्टर अब्बास 25 साल से जिस केस को सुलझाने में नाकामयाब रहे थे उस केस का स्वाति के साथ आखिर क्या संबंध था? अनिका यह भी नहीं समझ पा रही थी कि इतने बड़े इंपीरियल ग्रुप की मेंबर उसकी माँ कैसे बनी। क्या स्वाति का कनेक्शन किसी ऐसे बड़ी गैंग से था जिनके ऑपरेशन कानूनी नहीं थे या फिर कुछ और? दिन भर में हुई बातों से दूर होकर अनिका सोने की कोशिश कर रही थी मगर अपनी माँ से जुड़े हर सवाल बार बार अनिका के मन में उठने लगे थे। तभी अनिका का सेलफोन बजने लगा। जब अनिका ने देखा कि राजलक्ष्मी उसे कॉल कर रही थी, अनिका ने कॉल उठाते ही राजलक्ष्मी से कहा, अगर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है तभी मुझसे बात करना, इस वक्त मैं बात करने की मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी मगर एक बात थी जो मैं तुम्हें शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सोचा एक बार तुम्हें अपने फैमिली अफेयर्स को निपटा दो, उसके बाद ही तुमसे यह बात करूं। अनिका ने राजलक्ष्मी से पूछा, यह क्या कर रही हो तुम? जल्दी बताओ मुझे, क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? राजलक्ष्मी ने धीरे से अनिका से कहा, तुमने जब मुझे तुम्हारे डीएनए सैंपल भेजे थे डीएनए रिपोर्ट निकलवाने के लिए, तब मुझे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली है। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए राजलक्ष्मी से कहा, अब बताओ अभी ऐसा क्या है जो तुम मुझसे इतनी देर से कहना चाहती हो? राजलक्ष्मी जानती थी कि चाहे अनिका ने हमेशा ही उसे अपना दोस्त समझा था मगर थी तो वह उसकी बॉस का पारा चढ़ते हुए देखकर राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे डीएनए रिपोर्ट से साफ पता चलता है तुम्हारा आईक्यू इतना हाई क्यों है। बच्चे का आईक्यू माँ और बाप दोनों के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है और तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है तुम बाकी लोगों से इतनी अलग क्यों हो। जो काम करने में दूसरे लोग इतनी मेहनत करते हैं उसे तुम चुटकी बजाते ही कैसे पूरा कर लेती हो। तुम्हारे डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी माँ और पापा दोनों का आईक्यू लेवल बहुत हाई था और इसीलिए तुम्हें इतना तेज दिमाग विरासत में मिला है। राजलक्ष्मी की बात सुनने के बाद अनिका ने कहा, बस इतनी सी बात करना चाहती थी तुम मुझसे? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर मैं यह जान लूं कि मेरे पापा और माँ दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। राजलक्ष्मी का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इस बार अनिका के मन में कुछ अलग सवाल खड़े होने लगे थे। अनिका इतना जानती थी कि ज्यादातर बेटों को अपनी माँ की इंटेलिजेंस मिलती थी और इसलिए शायद 6 साल की उम्र में आर्यन पढ़ाई में बाकी बच्चों से काफी ज्यादा तेज था और कहीं न कहीं रिया जिसका खेल कूद में ज्यादा ध्यान था उसे अपने जीन्स विरासत में रोहित से मिले थे। अभी अनिका रोहित के बारे में सोच ही रही थी कि अनिका के फोन पर रोहित का नंबर फ्लैश होने लगा। कहा जाता है कि जब तुम किसी इंसान को याद कर रहे हो और ठीक उसी वक्त वह इंसान तुम्हारे सामने आ जाए या इस तरह तुम्हें कॉल करे तो उसकी उम्र 100 साल की हो जाती है।
अनिका भी हैरान थी कि ठीक उसी वक्त रोहित का कॉल आया, जब वह रोहित को मन ही मन याद कर रही थी। जब अनिका ने फोन उठाया तब रोहित ने अपनी गहरी आवाज में अनिका से कहा, हेलो मिस अनिका, हाउ आर यू? कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? अनिका रोहित से कहने ही वाली थी, बिल्कुल नहीं, कहा रोहित ने। वह उसे डिस्टर्ब कर ही रहा था। तभी रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह मैंने लाइव न्यूज पर देखी है। अनिका को पता था कि लाइव स्ट्रीम पर न्यूज देखने के बाद मार्केट में मल्होत्रा खानदान को लेकर काफी सवाल उठने लगे थे। मल्होत्रा फार्मेसी के साथ होने वाली डील्स पर भी इनका असर पड़ने वाला था। एक बार के लिए अनिका को लगा कि शायद रोहित ने लाइफ केयर हॉस्पिटल और मल्होत्रा फार्मेसी के बीच होने वाली डील को लेकर कॉल किया हो। इसलिए अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जी बताइए, मेरी पर्सनल लाइफ से क्या आपको या आपके बिजनेस का कोई नुकसान पहुंचा है? रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, रिश्ते में मैं फायदा या नुकसान नहीं देखता। हैरान अनिका ने रोहित से पूछा, रिश्ता? कैसा रिश्ता? रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका की बात का जवाब दिया, क्या आप नहीं जानती कि आप मेरी मंगेतर बनने की शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में से एक हैं? रोहित की इस बात पर अनिका को हैरानी से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। अनिका मन ही मन सोचने लगी, आखिर समझकर क्या रखा था रोहित ने अनिका को? शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में से एक का मतलब क्या था? यह आदमी अपने आप को समझता क्या है? अनिका ने अपनी आवाज तेज करते हुए रोहित से कहा, देखे मिस्टर मारवा, आप किसी गलत फहमी में हैं। आपसे किसने कह दिया कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ? रोहित ने अपनी सॉफ्ट पर गहरी आवाज में अनिका से कहा, हर बात को कहना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें समझी भी जा सकती हैं। मैंने आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में सबसे ऊपर रखा है। रोहित की बात सुनकर अनिका खामोश हो गई। अनिका का गुस्सा इस वक्त अपने आप से बाहर हो गया था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि रोहित किस तरह का इंसान था। वह अपने आप पर जरूरत से ज्यादा ही कॉन्फिडेंस रखता था। कुछ देर जब अनिका खामोश रही तब फोन पर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने कहा, क्या तुम जानना चाहती हो कि बाकी के कैंडिडेट कौन हैं? गुस्से से लाल अनिका अपनी होंठ चबाने लगी। अनिका रोहित की इज्जत करती थी, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि रोहित यह समझ बैठे कि अनिका किसी तरह की रेस में थी उन लड़कियों के साथ जो रोहित की जिंदगी में शामिल होना चाहती थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में बस एक ही नाम है, अनिका। यह बात सुनते ही अनिका को अचानक की खांसी आने लगी। अनिका के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया था, मगर जब अनिका के गाल शर्म से के मारे लाल होने लगे थे, टेबल पर पड़ा पानी का गिलास अपने हाथों से उठाकर अनिका ने पानी का सिप लिया। जब कुछ देर तक अनिका कुछ बोल नहीं पाई तब रोहित ने अनिका से पूछा, क्या लगता है अगले साल शादी हो जानी चाहिए? यह बात सुनते ही अनिका ने जोर से फोन पर कहा, व्हाट? यह क्या कर रहे हो आप? पहली बार अनिका के साथ ऐसा हो रहा था कि उसे बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। रोहित अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, देखो, अगर एक ग्रैंड वेडिंग करनी है तो हमें थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत कुछ करना होता है शादी के लिए। रोहित की बात सुनते ही अचानक अनिका बेड पर से खड़ी हो गई और अपने रूम में यहाँ वहाँ घूमने लगी। रोहित की बातें अनिका के लिए बंदूक से निकल रही गोलियों की तरह थी। रोहित ने फिर से फोन पर कहा, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वह बहुत लेट है? देखो, शादी के लिए एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है और फिर शुभ मुहूर्त भी तो देखना पड़ेगा। फोन पर जोर से चीखती हुई अनिका ने कहा, अब बस करो, यह आप क्या कर रहे हो मिस्टर मारवा? अनिका की आवाज से अब रोहित को भी महसूस हुआ कि शायद अनिका सचमुच बहुत गुस्सा हो गई थी। अनिका को शांत करते हुए रोहित ने कहा, मिस अनिका, क्या बात है? क्या मैंने कोई ऐसी बात कह दी जिससे मैंने आपको हर्ट किया हो? अपने गुस्से पर कंट्रोल पाते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मैं शादी ब्याह में नहीं मानती। इस बार अनिका की बात सुनकर रोहित खामोश हो गया। कुछ देर जब रोहित फोन पर खामोश रहा तो अनिका ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मैंने आपसे अपनी फीलिंग्स कभी पहले बताई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं शादी, रिलेशनशिप्स, इन रिश्तों में नहीं मानती। सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अनिका ने रोहित से झूठ कहा था, मगर कहीं न कहीं अनिका की अब तक की जिंदगी को देखते हुए अनिका को भी एक बात का डर था, शादी के बंधन में बंधने के बाद
क्या वो सारे रिश्तों को अच्छी तरह निभा पाएंगे? अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका ने रोहित से कहा, देखें, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मिस्टर मारवा, मगर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मेरी तरफ से अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हुई हो तो मुझे माफ कर देना, मगर मुझे अब आपसे दूरी बनाए रखना होगा ताकि मैं आपको और अपने आप को हर्ट न करूं। अनिका की ऐसी बातें सुनकर रोहित का दिल अचानक भारी हो गया था। रोहित ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को प्रपोज किया था और उस रिजेक्शन मिली थी। रोहित ने दबी आवाज में अनिका से कहा, मिस अनिका, क्या हम एक बार मिलकर बात कर सकते हैं? मैं इस वक्त मल्होत्रा हाउस के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। यह बात सुनने के बाद अनिका के पास और कोई चांस नहीं था। अनिका ने अपनी स्लीपर पहनी और नाइट ड्रेस में वह मल्होत्रा हाउस के बाहर जाने लगी। मेन गेट के ठीक बाहर एक बड़ी सी लाल गाड़ी में रोहित मारवा ड्राइविंग सीट पर बैठा था। जीन्स और टी शर्ट में हमेशा की तरह रोहित बहुत हैंडसम लग रहा था, मगर अनिका से मिले हुए रिजेक्शन की उदासी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। ड्राइविंग सीट की विंडो पर पहुंचकर अनिका ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, आप यहाँ क्यों आए हैं? कुछ देर रोहित अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। धीमी और दबी हुई आवाज में रोहित ने अनिका से कहा, आज तो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा मूड शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर तुमसे बात करूं। रोहित अब उस टीनेजर लड़के जैसा हो गया था जिसे किसी तरह अपने प्यार को इम्प्रेस करके अपनी जिंदगी में वापस लाना था। रोहित अनिका से कहने लगा, क्या तुम्हें पता है, गौतम गुलेरिया और मनीषा अकेले नहीं थे। आज के इस तमाशे के पीछे और काफी लोगों ने उनका साथ दिया था, जिनमें से तुम्हारी मामी के बड़े भाई की बीबी है मीनाक्षी रायचंद्र। मैंने मिस्टर रायचंद्र से बात कर ली है कि आइंदा मीनाक्षी रायचंद्र मल्होत्रा परिवार को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कोई हरकत ना करें। अनिका हैरानी से रोहित की आंखों में देखने लगी। बात करते वक्त कहीं न कहीं रोहित की आंखें नम होने लगी थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, और हाँ, वह डॉक्टर शालिनी भी इन सब के पीछे थी। वह भी गौतम और मनीषा गुलेरिया की मदद कर रही थी। अब तुम कहो, डॉक्टर शालिनी के साथ क्या करना है? अनिका ने अपना एक हाथ कार की विंडो पर रखा और लंबी सांसें छोड़ते हुए रोहित से कहा, उस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ दो। जब रोहित ने देखा कि अनिका एक गहरी सोच में पड़ गई थी और मिलने आए रोहित की ओर उसका ध्यान भी नहीं था, तब हताश रोहित ने अनिका से कहा, तो मैं चलूं अब? जब रोहित अपनी कार स्टार्ट करके निकलने वाला था, तब अनिका ने अपना दूसरा हाथ भी ड्राइविंग विंडो पर रखकर रोहित से पूछा, क्या मैं आपके पास एक छोटी सी चीज मांग सकती हूँ? इस वक्त रोहित जिस इमोशन हालात से गुजर रहा था, रोहित इस वक्त अनिका से मांगी हुई कोई भी चीज उसके सामने हाजिर कर देता। रोहित को इस एक बात का यकीन था कि बाकी लड़कियों की तरह अनिका को रोहित की दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर ऐसी कौन सी चीज थी जो अनिका रोहित के पास से चाहती थी? रोहित अनिका की आंखों में आंखें डालकर अनिका से कहने लगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं। तुम्हारे मुंह से निकली हुई रिक्वेस्ट मेरे लिए हुक्म की तरह होगी। रोहित ने यह बात करते हुए बड़ी ही स्टाइल में अपना सर अनिका के सामने झुका दिया। रोहित ने जैसे ही अपना सर झुकाया, अनिका ने रोहित के सर से 2 बाल खींचकर निकाल लिए। रोहित अपना सर अपने एक हाथ से मसलते हुए हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने रोहित के सर से जो 2 बाल निकाले थे उन्हें दिखाते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर मारवा, आपके 2 बाल ले जा रही हूँ। हैरान रोहित अपने सर पर मालिश करते हुए अनिका से कहने लगा, अक्सर लोग मेरे पास डोनेशन, सिफारिश या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की फरमाइश करते हैं। आज तक किसी ने मेरे पास इतनी कीमती चीज मांग नहीं की। अनिका ने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, इन दैट केस आई एम द लक्की वन। यह कहने के बाद अनिका ने अपने एक हाथ से रोहित को जाने का इशारा किया। इस वक्त अनिका का बिहेवियर देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल तोड़ने के बाद अनिका अब उनके जख्म पर नमक छिड़क रही थी। कहीं न कहीं अनिका को इस वक्त मुस्कुराते हुए देखकर रोहित के सीने में दर्द उठने लगा था। मगर जब रोहित ने देखा कि अब आगे बात करने के लिए रोहित के पास कुछ नहीं था, तो अपनी कार स्टार्ट करके रोहित वहां से चला गया।
रोहित के जाते ही अनिका मुस्कुराते हुए रोहित के बालों की ओर देखने लगी। रोहित के बालों को अपनी मुट्ठी में टाइट पकड़कर अनिका रोहित की जा रही कार की ओर देखने लगी। कार ड्राइव कर रहे रोहित को यह पता था कि अनिका ने उसके सर से बालों को सैंपल क्यों लिए थे। अनिका शायद यह कंफर्म करना चाहती थी कि अनिका के बच्चों का बाप रोहित ही है। वो सवाल जो हमेशा से रोहित और अनिका दोनों को सता रहा था, वह फिर से रोहित के मन में उठने लगा। आखिर अनिका रोहित के बच्चों की मां बनी कैसे? अपने बेडरूम में जाकर अनिका ने रोहित के बालों के सैंपल एक प्लास्टिक की छोटी सी बैग में रख दिए। अनिका ने फोन में टाइम देखा और राजलक्ष्मी को फोन लगाया। राजलक्ष्मी कॉल उठाते ही अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मैं तुम्हें 3 सैंपल भेज दूंगी, बच्चों के और उनके पापा के। जरा मुझे यह जानना है कि किस बच्चे का आईक्यू अपने पापा पर गया है। डीएनए रिपोर्ट से तुम इस बात का पता आसानी से लगा पाओगी ना? राजलक्ष्मी यह जानकर हैरान हो गई थी कि अनिका अपने बच्चों के पापा के इतने करीब पहुंच चुकी थी, मगर अनिका की पर्सनल बातों में ज्यादातर अंदर उतरने की कोशिश किए बिना राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, ठीक है, तुम मुझे सैंपल भेज दो, मैं पता लगाती हूँ। जैसे ही अनिका ने राजलक्ष्मी का फोन रखा, अनिका के फोन स्क्रीन पर रोहित मारवा का मैसेज फ्लैश होने लगा। रोहित मारवा ने अनिका को मैसेज में लिखा था, मुझे भी तुम्हारे ख्याल काफी अच्छे लगे। इतनी अच्छी रिलेशनशिप को शादी के बंधन में बांधना ठीक नहीं होगा। आज से हम अपने रिश्ते को नया नाम देते हैं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। यह ठीक रहेगा ना?